कभी है गुल कभी शमशीर सा है, वो गोया वादिये कश्मीर सा है। तो लीजिए, मशहूर शायर कमर सिद्दीकी जी की एक प्रसिद्ध पंक्ति के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने नए व्लॉग, जो आप समझ ही गए होंगे। ले चलते हैं हम आपको कश्मीर की हसीन वादियों में। 19 मई 2025 को हमारी कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई थी। फिर हमने सोचा कि इतनी छुट्टियों में हम कहाँ जाएं। फिर एक ख़याल आया कि कश्मीर हम कभी नहीं गए और सुना है कि कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन एक डर था हमारे दिलों में, क्योंकि 22 अप्रैल को वहाँ पर एक कश्मीर पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन हमारा सोचना ये है कि जितना भी जियो उतना भरपूर जियो। तो आप जो देख रहे हैं ये है कश्मीर की टनल, जो वहाँ जाते हुए जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर्स है। ऐसे वहाँ पर कश्मीर के पूरे रास्ते में नाहन से लेके कश्मीर तक बहुत सारी टनल्स हैं, जिसमें 2 मेजर टनल्स आती हैं, जिसकी लंबाई 9 से 10 किलोमीटर के बीच में है। और ये टनल आप देख रहे होंगे कि बहुत ही सुंदर है, वेल मेंटेन्ड है। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पर कश्मीर की वादियों में, और शाम के वक्त आप देख सकते हो यहाँ का सनसेट बहुत ही प्यारा था। लेकिन यहाँ पर जगह जगह आर्मी तैनात थी, जिसके वजह से हमें थोड़ा सा भय भी लग रहा था, थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि नॉर्मली हमारे शहरों में इतनी आर्मी तैनात नहीं होती, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही ज़्यादा आर्मी तैनात थी। लोग विश्वास नहीं करोगे, जस्ट एक दिन पहले रात को 8 बजे हमने प्लान किया कि हम लोग कश्मीर में जाएंगे, और हमने लगभग 10 बजे अपनी पैकिंग शुरू करी। 10 बजे पैकिंग करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे कश्मीर जाने के लिए, और हमने वैसा ही किया। हमने 5 बजे उठे और उसके बाद हमने अपनी गाड़ी तैयार करी, अपना सामान लोड करा और हम चल पड़े कश्मीर की तरफ। हम सुबह 8 बजे निकले घर से और 8:30 बजे शाम को ठीक कश्मीर पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद हमने होटल सर्च करने शुरू कर दिए, लेकिन वहाँ पर हमें एक हाउस बोट के ओनर मिले और हमें हाउस बोट बहुत पसंद आई, तो हमने अगले 4-5 दिनों के लिए वही हाउस बोट बुक कर दी। तो आप ये रात का नज़ारा देख सकते हैं, ये हमारी हाउस बोट थी, जहाँ पर ये भी आप बता रहे थे कि अटैक के बाद वहाँ पर काफ़ी सारा टूरिज़्म प्रभावित हुआ है और आसपास बहुत सारी हाउस बोट थी। ये देख सकते हैं आप सुबह का नज़ारा, चारों तरफ आपको बहुत सारी हाउस बोट्स और छोटी छोटी नाव नज़र आएंगी, जिसमें कि मार्केटिंग का काम किया जाता है। और ये है डल लेक, मतलब जिसके ऊपर ये हाउस बोट बनी हुई है। ये एक पूरा फुल फ्लैज होटल की तरह होता है, जो कि पानी में तैरता रहता है। ये हाउस बोट देवदार की लकड़ी के बने हुए हैं, जो कि बहुत ही पुराने हैं। कुछ नए हाउस बोट भी हैं, लेकिन ये सारे हाउस बोट लगभग बहुत पुराने थे, जिसमें लगभग 3 से 4 रूम के सेट बने हुए थे। जो हमारी हाउस बोट थी, इसका नाम था राजा पैलेस। वहाँ पर जो ओनर थे, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। रोज़ शाम को हमको फ़ोन करके वो पूछते थे, क्या आप लोग ठीक हैं, कब तक पहुंच जाओगे, और उन्होंने बहुत ख्याल रखा। और यकीन मानिए, इन 4-5 दिनों में जब तक हम वहाँ पर थे, उन्होंने हमसे एक भी दिन के पैसे नहीं लिए। जो भी हमने पैसे दिए उनको जाने के वक्त हमने उनको पैसे दे दिए। तो ये सोचे कि उन्होंने हम पर कितना विश्वास किया, कितने अच्छे लोग थे। हम रोज़ सुबह 7 बजे वहाँ पर नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने निकल जाते थे, और लगभग रात को 11-12 बजे हम यहाँ पर वापस लौटते थे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी हाउस बोट। ये है हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ पर जो मतलब ड्राइंग रूम हमारे रूम सेट के लिए ही अवेलेबल था। ये ड्राइंग रूम में बहुत ही अच्छे सोफ़े और बहुत ही अच्छे कालीन बिछे हुए थे। यहाँ पे जो कर्टेन्स थे, वहाँ पर बहुत ही अच्छा हाथ का काम किया गया था। इन कर्टेन्स की कीमत लगभग, एक कर्टेन की कीमत 2000 से 3000 रुपये तक के कर्टेन्स थे, और जो कि लगभग बहुत ही महंगे थे वहाँ के हिसाब से। यहाँ पर अच्छे अच्छे कालीन्स आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर छत पर भी बहुत अच्छी नक्काशी की गई थी। ये सारी की सारी लकड़ी यहाँ पर देवदार की लकड़ियों के से ही यहाँ पर काम किया गया है। यहाँ पर टीवी था, यहाँ पर फ्रिज था, यहाँ पर सारी सुविधाओं का ध्यान अच्छे से रखा गया था। यहाँ पर इसके बाद हमारे पास एक डाइनिंग हॉल था, जिसमें हमारे पास
फ्रिज अवेलेबल था जहाँ पर बैठकर हम खाना खा सकते थे। वहाँ भी आप देख सकते हो रूम का स्ट्रक्चर, रूम की नक्काशी कितनी प्यारी थी। और ये पूरा का पूरा हाउस बोट पानी में तैर रहा था। रात को सोते हुए ये थोड़ी सी हिल रही थी तो हमें डर लगा कहीं हाउस बोट डूब तो नहीं जाएगी। तो हमने भैया से पूछा कि भैया ये हाउस बोट ठीक है, ये हिल क्यों रही है? तो भैया ने हमें जवाब दिया, भाई पानी पे तैर रही है तो हिलेगी ही, खड़ी थोड़ी ना रहेगी, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये पानी में फ्लोट हो रही है तो ऑब्वियसली ये हिलेगी ही। इसके बाद डाइनिंग हॉल के बाद हम अपनी रूम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर रूम बहुत ही प्यारा बना हुआ था जिसमें कश्मीर के पुराने आर्किटेक्चर और आज की नई चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान रखा गया था। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर 4 रूम सेट्स को जाने के लिए यही रास्ता बनाया गया था। ये है हमारा रूम जिसको आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये कमरा है, कितने अच्छे इसके कर्टन्स हैं, कितनी अच्छी इसकी छत की नक्काशी की गई है। बहुत ही सुंदर लाइट्स थी यहाँ पर। मतलब यहाँ का एम्बियंस बहुत घर जैसा आपको लग रहा था कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल स्टे रहा हमारा वहाँ पर। ये सारे प्लाईवुड्स और ये नक्काशी या तो अखरोट की या फिर देवदार के पेड़ों की गई है। यहाँ हमारी सभी छोटी बड़ी ज़रूरतों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह तैयार होने के लिए लड़कियों को जो चाहिए, एक मिरर वो उस एक टेबल के साथ यहाँ पर था। यहाँ पर वॉशरूम था, ये आप वॉशरूम देख सकते हैं। वेस्टर्न सीट थी, बाथटब था। तो हम सोच रहे थे यहाँ पे बहुत ही स्मेल आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बट एक चीज़ थी कि हमें जो नहाने का एरिया था वो बाथटब में ही नहाना था, और जो इसके कर्टेंस थे प्लास्टिक के थे, तो हमेशा नहाते हुए इसके अंदर की तरफ इसको रखना होता था। बस एक छोटी सी समस्या यह है कि यहाँ पर पटरी पे बैठ के बाल्टी में पानी भर के आपको नहाना पड़ेगा। ये हमारी कश्मीर की पहली सुबह है जहाँ पर हम निकल पड़े हैं डल झील पर शिकारा राइड के लिए। तो आप देख सकते हैं डल झील का मनमोहक नज़ारा। यहाँ जैसे ही आपकी शिकारा शुरू होगी तो ये साथ में छोटी छोटी बोट्स जिसमें लोग मार्केटिंग करने आते हैं, ये अपना सामान बेचना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहली मार्केट बोल सकते हैं, बोट मार्केट फ्लोटिंग शॉप मिली, वो थी। हमारे को कहा गया कि आप ये भूमरो स्टाइल में क्या आप फ़ोटोग्राफ या वीडियो बनाना चाहेंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक फ़ोटो के आपको ड्रेस पहनाएंगे और 200 रुपये लगेंगे। तो क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके थे तो हमने ये करने से मना कर दिया। तो हम दोनों साइड शॉपिंग करने में व्यस्त थे। यहाँ पर छोटे छोटे हाथ से बने हुए वुडन के आइटम्स लोग सेल कर रहे थे लेफ़्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में आप मुझे बातें करते देख रहे होंगे, ये मैं अपने आप से नहीं, ये एक व्यक्ति था जो एक केसर बेचने के लिए आया था वहाँ पर, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर कश्मीर का केसर आप लोगों को पता ही होगा कि जो वहाँ पर बहुत फेमस है। तो वह बहुत ही बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, तो हमने उनसे थोड़ा केसर परचेज़ किया ताकि हम एज अ गिफ्ट अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स को दे सकें। कुछ गिफ्ट आइटम्स वहाँ पर ख़रीदी। शॉपिंग के लिए कश्मीर शायद बहुत ही अच्छी जगह है, और गिफ्ट आइटम्स के लिए स्पेशली कि आप वहाँ जाकर अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आ सकते हैं। ये जो मार्केट है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग तो है कि हमने सोचा था यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ पर नज़ारे का आनंद लेंगे, अपनी वीडियो एंजॉय करेंगे, लेकिन थोड़ी दूर में ही लोग अपना सामान बेचने के लिए आ रहे थे। कोई कहवा लेकर आ रहा था, कोई ज्वेलरी बेचने आ रहा था, कोई केसर बेचने आ रहा था, कोई खाने पीने की चीज़ें लेकर आ रहा था। तो हमारा आधे से ज़्यादा सफ़र जो डल झील का था वो सारा शॉपिंग में ही निकल गया। लेकिन इसके आसपास अगर आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर हाउस बोट्स थी। ये हाउस बोट हमें आप देख सकते हैं कि मतलब इतनी सुंदर हाउस बोट्स थी,
और ये हाउस बोट्स बहुत ही एक्सपेंसिव होती है स्टे के लिए, क्योंकि इनके बनाने में भी बहुत खर्चा और इनके मेंटेनेंस के लिए भी बहुत खर्चा लगता है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर इस टाइम बहुत ही कम टूरिस्ट थे, तो हमें जो हाउस बोट थी बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर मिल गई। लेकिन सीजनली यहाँ पर हाउस बोट आपको रहने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है और आपको पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है। यहाँ पर एक रात रहने के लिए हाउस बोट में आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट नहीं थे और आप देख सकते हो लगभग सारी हाउस बोट्स उस टाइम खाली ही थी, तो हमें ये बहुत अच्छे रेट्स पर मिल गई। जैसा हमें लग रहा था यहाँ बहुत ही डर का माहौल होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर हमें वहाँ पर बहुत ही सेफ़ फील हो रहा था। वहाँ पर जो लोग थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही हेल्पफुल थे और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उनके बात करने का तरीका ही अलग था। वो लोग लेकिन आपस में कश्मीरी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते थे, जो हमें कुछ भी समझ में नहीं आती थी। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं नेहरू पार्क पर, जो कि डल झील पर ही साइड में पार्क बना हुआ है। यहाँ पर 4 चिनार के पेड़ भी हैं और ये जो नेहरू पार्क है यहाँ पर आप थोड़ा बहुत खाने पीने का काम कर सकते हो। इसमें रेस्टोरेंट है, छोटा मोटा मैगी बर्गर, अगर आप कुछ खाना चाहो तो यहाँ से आप लोग इस पार्क में फूलों का नज़ारा तो ले ही सकते हो। आप आसपास देख रहे होंगे कि यहाँ से गुलाब के फूल दिखने शुरू हो गए और यहाँ पर हर जगह गुलाब की खुशबू नज़र आ रही थी। यहाँ पर आप डल झील पर अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोटर बोट राइड। ये जो डल लेक है लगभग 45 किलोमीटर का इसका चक्कर है। तो अगर आप इसमें अलग अलग पैकेज बुक करवा सकते हो शिकारा राइड के लिए। जैसे इसमें अगर आपको पूरा डल लेक का व्यू लेना हो तो आप सुबह इसमें बैठे और शाम तक पूरा रात तक आप इसका व्यू का आनंद ले सकते हैं, जिसमें इस डल लेक को पूरा कंप्लीट कर पाना ही पॉसिबल है। लेकिन हमने क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज नहीं लिया था, हमने और भी जगह घूमना था, तो हमने ये 2 घंटे की शिकारा राइड बुक की थी। ये जो आसपास आप देख रहे हो ये फ्लोटिंग मार्केट है, मतलब कि ये सारी ही मार्केट पानी के अंदर बनी हुई है। आप लोग देख सकते हो कि मतलब वुडन स्ट्रक्चर की है मार्केट, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े, बहुत ही सुंदर सुंदर हाथ से बनी हुई चीज़ें, जैकेट, शॉल, कश्मीर के फेमस चीज़ें मिल रही थी। डल झील के बाद जो पहला गार्डन हमने एक्सप्लोर किया वो था बोटैनिकल गार्डन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1987 में हुआ है, जो कि 80 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। हम पूरा गार्डन तो नहीं एक्सप्लोर कर पाए, बहुत ही सुंदर गार्डन था, हर जगह फूल ही फूल और तरह तरह के पेड़ यहाँ पर लगे हुए थे। तो हमारे पास समय की कमी होने के कारण हमने इसको थोड़ा सा ही एक्सप्लोर किया, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, मतलब इतने सुंदर, जहाँ तक आपकी नज़र जाए आपको यहाँ गुलाब ही गुलाब मिलेंगे। यहाँ पर ये जो गार्डन है हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की याद में बनाया हुआ है, जहाँ पर लगभग 1,05,000 ऑर्नामेंटल प्लांट्स मिलेंगे और तरह तरह के आपको ओक के ट्री मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ पर कुछ आई लव करके कुछ फूलों से बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया था। इतनी सुंदर जगह, आप भी एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ। तरह तरह के फाउंटेन्स, तरह तरह के वृक्ष, बहुत ही सुंदर सीनरी, बहुत ही सुंदर पहाड़, बहुत ही सुंदर मौसम, मतलब मज़ा ही आ गया। यहाँ पर हमने फिर रील्स बनानी शुरू कर दी, ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ चलते हुए। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर, डेट इज़ निशात गार्डन। निशात एक उर्दू लफ्ज़ है जिसका अर्थ है द गार्डन ऑफ जॉय, आनंद का बगीचा। यह गार्डन 1633 ईस्वी में आसिफ खान जी द्वारा बनाया गया था, जो कि नूरजहाँ के बड़े भाई थे और ससुर थे शाहजहाँ के। तो इस शाहजहाँ ने इस गार्डन को देखकर इस गार्डन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करी।
जब उन्होंने देखा तो वो इसकी खूबसूरती देख के मंत्रमुग्ध हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के फूल थे, मतलब यहाँ पर इतने रोजेस थे कि हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा कौन सा कलर होगा रोज़ का जो यहाँ पर नहीं था। और बंचेस में हमें लगा ये नकली फूल होंगे, बट यह सभी असली फूल थे, सभी असली रोजेस थे। तो यहाँ के लिए एक किस्सा मशहूर है कि माना जाता है कि जब शाहजहाँ ने अपने ससुर से इसकी तारीफ़ करी तो उनकी मंशा यह थी कि उनके ससुर आसिफ खान से इस गार्डन को उन्हें गिफ्ट के तौर पर दे दे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो शाहजहाँ ने गुस्से में आकर यहाँ पर पानी की आपूर्ति बंद करने के आदेश दे दिए। तो थोड़े टाइम के लिए यह बगीचा वीरान हो गया। तो आसिफ खान शोकाकुल होकर, मतलब हताश होकर, एक दिन पेड़ की छाया में बैठे हुए थे। तो इस चीज़ को देखकर उनके नौकर ने थोड़ी हिम्मत की और शालीमार बाग से पानी की आपूर्ति चालू कर दी। तो ये चीज़ देखकर आसिफ खान ने कहा कि जब उन्होंने फव्वारों की और पानी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इसकी आपूर्ति, पानी की आपूर्ति शीघ्र ही बंद कर दी जाए, क्योंकि अगर ये बात शाहजहाँ को पता चली तो वो क्रोधित होकर पता नहीं क्या आदेश दे देंगे। तो जब शाहजहाँ को इस वाक़ये के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने उस नौकर पर क्रोध करने के बजाय उस नौकर की वफादारी को देखते हुए वहाँ पर पानी की आपूर्ति को पुनः शुरू करने के आदेश दे दिए। तो आप देख सकते हो कि ये गार्डन बहुत ही शानदार था, जिसकी तारीफ़ लफ्ज़ों में बयां करनी बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर हमने तरह तरह की रील्स बनाई। आप लोग यहाँ जाए तो यहाँ पर लोग अपनी कश्मीरी ड्रेसेस में फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं। यहाँ पर तरह तरह के गुलाब के पौधे थे जिसकी हाइट हमसे भी ज़्यादा थी। 5-5, 6-6 फुट के गुलाब के पौधे थे, जिसमें बहुत ही बड़े साइज़ के गुलाब लगे हुए थे। यहाँ पर आप हमारे द्वारा बनाई गई रील्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यह गार्डन आप सामने देख सकते हो, इसके पीछे डल लेक का पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। तरह तरह की बोट्स आपको दिख जाएगी, बहुत ही मनमोहक नज़ारा। और ये रील्स बनाई हैं। वहाँ पर जाकर हमें 2 लड़के मिले जिन्होंने सिनेमैटिक वीडियोग्राफी का कोर्स किया था, डिप्लोमा किया था। तो आप साथ साथ ये वीडियो का आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हो हमें घूमने फिरने का, फ़ोटोज़ का, वीडियो का कितना शौक़ है। हम अपनी ड्रेसेस अपने साथ ले गए थे वीडियो शूट के लिए, ताकि अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं तो एक अच्छी ड्रेस में अपनी यादों को संजो कर अपने साथ ला सकें। और मतलब वहाँ पर जो कुछ भी था, मतलब इतने फ्लावर्स, मतलब और ये देखो वहाँ पर पुल बने हुए थे, स्पेशली वहाँ बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। वहाँ तक पहुँचने के लिए नीचे झरना, ऊपर बैक साइड पहाड़, मतलब किसी भी मूवीज़ के, किसी भी सॉन्ग के शूट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन थी ये। और बहुत ही, ये देखिए मेरे और मेरे हस्बैंड की वीडियो, ये उन्हीं 2 स्टूडेंट्स ने बनाई है जिन्होंने हमारी वीडियो बनाई थी। देखिए यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए, पोस्ट वेडिंग शूट के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। नीचे झरना, उसके ऊपर जाने की जगह थी और वहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी डेस्टिनेशन शूट के लिए, जहाँ पर आपको इतने कलरफुल रोज़ेस, ओह माय गॉड, इतने प्यारे प्यारे रोज़ेस थे। और अगर आप किसी स्पेशल वन के साथ आएंगे तो यकीनन ये जो ऐसा लगेगा कि आपका कोई एक सपना ही सच हो रहा है। तो हमें तो अभी तक ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि हम यहाँ गए थे। इस वीडियो को देखकर हमें हमेशा यही लगता है कि मतलब शायद ये एक सपना था और वही हम एक परमानेंट उसको स्टोर करने के लिए आपके साथ हमने एक वीडियो बनाई है, जिसमें आप भी इसका आनंद ले सकते हो और वहाँ जाने के लिए प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम पहुँच गए शालीमार गार्डन, जो 1619 ईस्वी में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनाया था। और ये जो नूरजहां का मतलब क्या होता है, दुनिया की रोशनी। और बहुत ही सुंदर ये गार्डन था। इस गार्डन की खूबसूरती देखकर जहांगीर की बहुत ही सुंदर पंक्तियां याद आती है। अगर फिरदौस रूहे ज़मीन अस्त, अगर फिरदौस रूहे ज़मीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, जिसका अर्थ यह है अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है।
और यह आप अपनी नज़रों से देख सकते हो। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स। यह शालीमार बाग अपने झरनों के पीछे बने चीनी खाने और मेहराबदार आलों के लिए प्रसिद्ध है। यह बाग की एक अनूठी विशेषता यह है कि इन आलों में रात को तेल के दियों से इसे रोशन किया जाता था, जिससे झरनों को एक परी कथा जैसा रूप मिलता था। हालांकि अब इन आलों में फूल के गमले रखे हैं जो इन झरनों के पीछे अपने रंगों को दर्शाते हैं। मतलब रात में बहुत ही कलरफुल फाउंटेन्स यहाँ पर चलाए जाते हैं, जिसमें कभी दिए जलाए जाते थे। इस जगह को कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं स्मारक, यहाँ पर 2 कब्र बनी हुई है जहाँ पर 2 लोग दफन हैं, जो कि है मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय की पुत्री और सम्राट जहांदार शाह की पोती मुग़ल राजकुमारी ज़ुहरा बेगम, जो बगीचे के बीच में यहाँ पर पीछे दफन है। और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही कम लोग थे, ऐसा लग रहा था कि यह गार्डन हमारे वीडियो प्री वेडिंग शूट के लिए या किसी मूवी के लिए खाली करवाया गया है, अदरवाइज़ इन गार्डन्स में खड़े होने की जगह नहीं होती। ये जो आप वृक्ष देख रहे हो बहुत ही 300-400 साल पुराने वृक्ष हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही लंबे वृक्ष थे। यहाँ पर इन वृक्षों पे पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं हरे गुलाब, जो आपको यहाँ के बजाय और कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो चारों तरफ आप देख रहे हैं बड़े बड़े लंबे लंबे चिनार के वृक्ष, जो कि पतझड़ के मौसम में जिसके पत्ते पीले, लाल रंग के, हरे रंग के हो जाते हैं, जो कि आपने मोहब्बतें पिक्चर में देखे होंगे। जब पेड़ से सुंदर सुंदर पत्ते, कलरफुल पत्ते गिरते हैं, तो वो यहीं का सीन है। यहाँ की यही चिनार के वृक्ष हैं जिसके पत्तों को हम नॉर्मली किसी भी मूवीज़ में देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं फाउंटेन्स, बहुत ही लंबे लंबे यहाँ पर वृक्ष थे। ये वो मकबरा है जहाँ पर 2 लोगों को दफन किया गया है। यहाँ पर भी हमने रील्स बनाई बहुत सारी। और ये देखो कितने सुंदर गुलाब, इतने सुंदर वृक्ष। मतलब कई तो पौधे ऐसे थे जिस एक पौधे में 3-4 कलर के गुलाब लगे हुए थे। ये देखो, फिर हमने रील्स बनाई, थोड़ा सा डांस किया अपनी ड्रेसेस के साथ, सुंदर सुंदर पानी के बीच में। ऐसा नज़ारा और कहाँ मिल सकता है, और इतना बड़ा ये गार्डन। फिर हम चल पड़े गुलमर्ग की तरफ। ये मेरे हस्बैंड ड्राइव करते हुए, जिन्होंने ये पूरी वीडियो शूट की है और पूरी वीडियो एडिट की है। तो पूरे रास्ते, वैसे हम दोनों कहीं भी जाते हैं तो कभी ये ड्राइव करते हैं, कभी मैं ड्राइव करती हूँ, लेकिन पूरे रास्ते इन्होंने ही ड्राइव करी है। यहाँ पर जाने के लिए हमने पहले यहाँ पर गंडोला राइड का एक टिकट बुक किया था, जो कि हम पहले मार्च में प्लान कर रहे थे यहाँ आने के लिए। तो मार्च में प्लान करने के बाद जिसका टिकट हमें जुलाई में मिल रहा था, तो 19 तारीख को ही, एक दिन यहाँ आने से पहले हमने टिकट देखा, तो हमें नेक्स्ट डे का ही यहाँ पर टिकट दिखा रहा था कि आप गंडोला राइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जिसके बेस पे यहाँ आने का फ़ैसला किया। तो हर जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं देवदार के बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष। और यहाँ का इलाका थोड़ा पहाड़ी इलाका था, तो रास्ते में आते आते हमारा एक गड्ढे में वर्ना का टायर गिर गया और वो टायर फट गया। और वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे। मतलब जिस जगह वो टायर फटा, हम वहीं पर एक व्यक्ति आया, उसने वो टायर खोला और वो अपनी गाड़ी में लेकर उसे अपनी वर्कशॉप तक लेकर गया। और उसने बस वो टायर में जस्ट ट्यूब डलवाई और ट्यूब के ही उसने पैसे लिए। इसके अलावा वो अपनी गाड़ी में उसने फिर वापस वहाँ तक छोड़ा और इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए उसने इतनी देर में, जितने में मेरे हस्बैंड गए थे उनके साथ, इतनी देर में मुझे वहाँ बिठाया और अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। ये हम पहुँच गए हैं गंडोला राइड पर। ये एक गंडोला है। गंडोला एक प्रकार का यात्री वाहन है जिसे अक्सर
केबलों में लटकाया जाता है तथा इसका प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है, विशेष रूप से पहाड़ी या दर्शनीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो हम जा रहे हैं, यहाँ पर गुलमर्ग के फेज़ 1 की तरफ जा रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 8,530 फुट की थी। तो ये जो सीज़न है, हम गर्मियों के सीज़न में यहाँ पर गए हैं। तो लेकिन यहाँ पर सर्दियों के सीज़न में गुलमर्ग में हर साल क्रिसमस उत्सव मनाया जाता है। बर्फ़ उत्सव और स्कीइंग प्रतियोगिताएं और बर्फ़ के मैदानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं। तो इस पे एक गंडोला पे मैक्सिमम 4 to 6 पीपल एक गंडोला राइड में बैठ सकते हैं। हालांकि इस गंडोला पे बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये गंडोला थे ये खाली ही चल रहे थे। इसका टिकट, हालांकि इसका कोई रेट में हमें कोई फ़र्क नहीं मिला, लेकिन इसकी राइड का मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हम पहुँच चुके हैं, जो आप दाएँ बाएँ देख सकते हो, ये है हमारा फेज़ 1। ज़्यादातर वैसे यहाँ पर ये बर्फ़ से भरा हुआ होता है पूरा इलाका, लेकिन क्योंकि हम गर्मी में गए तो यहाँ पर हमने दोनों का फ़ायदा उठाया, ग्रीनरी का भी, और आप पीछे बर्फ़ से ढके पहाड़ भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रहे थे। यहाँ पर हमने घूमते हुए तरह तरह की रील्स बनाई, तरह तरह की वीडियोज़ बनाई। यहाँ पर मतलब क्योंकि मैं पहली बार गुलमर्ग जा रही थी और मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, तैयार होने का बहुत शौक़ है, तो मैं यहाँ पर अपना गाउन ले गई थी। और आप देख सकते हो ये गाउन और पीछे का बैकग्राउंड कितना ही सुंदर लग रहा था कि मतलब वहाँ पर पहुँच के मेरे पास शब्द ही नहीं थे कि मतलब इतनी सुंदर जगह। ये जो गुलमर्ग है लगभग 60 किलोमीटर श्रीनगर से पड़ता है, लेकिन हमने यहाँ पर सेकंड फ़ेज़ भी है। ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इसकी जो सेकंड फ़ेज़ है वो इस पहाड़ की चोटी के पीछे है सेकंड फ़ेज़। तो वहाँ पर जाने के लिए फ़ेज़ 2 का टिकट बुक करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 1। हमने फ़ेज़ 2 का टिकट नहीं बुक किया था, लेकिन फिर हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें बर्फ़ नहीं मिली, तो हमने फ़ैसला किया कि हम यहाँ पर आए हैं, पता नहीं दोबारा आना होगा या नहीं होगा। तो हमने वहाँ पर जाकर फ़ेज़ 2 का भी टिकट बुक करा। वहाँ पर फ़ेज़ 2 का टिकट बुक करने के लिए लोग हमसे चार्जेस ले रहे थे, लगभग 200 रुपये, 400, 500 रुपये एक्स्ट्रा, जो कि ऑनलाइन बुकिंग के से थोड़ा सा हमें ज़्यादा लगा। तो हमने ऑनलाइन ही, क्योंकि और इसमें एक कंपल्सरी बात ये है कि अगर आपको फ़ेज़ 2 का टिकट बुक करना है तो आपने फ़ेज़ 1 का टिकट आपको पहले ही बुक होना चाहिए, उसके बाद ही आपका फ़ेज़ 2 का टिकट बुक हो पाएगा, नहीं तो आपको उसमें जगह नहीं मिल पाएगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रेस चेंज कर ली, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी 2-3 ड्रेसेस लाई थी, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब क्योंकि ठंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थी। नीचे से हाइट पे आप देख सकते हो कितनी हाइट पर हम ऊपर आ गए थे, और हमें पहाड़ की चोटी पे जाना था। ये जो फ़ेज़ 2 है, इसकी हाइट जानकर आप हैरान हो जाएंगे, मतलब 12,293 फुट की हाइट पर है, जिस पर आप यहाँ पर फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 जाने पर देख सकते हैं एकदम से हाइट बढ़नी शुरू हो गई और स्नो शुरू हो गई, जो कि हमें फ़ेज़ 1 से नज़र आ रही थी। और ये जो टावर थे, ये हमें बार बार मतलब ठीक पीक पर जाकर और नीचे आते हुए, देखो गंडोला राइड्स आपको दिख रही होंगी कि कितनी नीचे हम कहाँ से आना शुरू हुए थे और कहाँ जा रहे हैं। बैठ के एक्चुअली डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स भी हमने ऑनलाइन देखे हैं कि यहाँ पर कभी कभी गंडोला में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी रुक भी जाता है गंडोला, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। तो इतनी हाइट से अगर कोई कभी नीचे गिरेगा तो उसकी शायद हड्डियाँ भी कभी ना मिल पाए, तो हमें डर तो लग रहा था। यहाँ पर ऊपर क्योंकि बर्फ़ थी, तो वहाँ पर जाने के लिए हम शूज़ लाए थे, लेकिन वहाँ पर हमें प्लास्टिक के शूज़ का ऑप्शंस मिल रहा था कि मतलब कुछ पैसे देकर हम दूसरे शूज़ ले सकते हैं। अब वहाँ पर हमें ठंड का भी इतना आइडिया नहीं था कि ऊपर जाके कितनी ठंड होगी, तो हमने सोचा कि कोई अगर हमें ऑप्शन मिलेगा तो मैं एक ड्रेस नीचे यूज़ कर चुकी हूँ, दूसरी ड्रेस मैं ऊपर जाकर चेंज कर लूँगी। बट ये देखिए हम फ़ेज़ 2 पे पहुंच गए। यहाँ पर थोड़ी सी हमें निराशा हुई, क्योंकि जितनी बर्फ़ हमने एक्सपेक्ट की थी उतनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर नहीं थी। इससे पहले हम
चांशल में गए थे, जिसकी हाइट लगभग 14,000 फीट से भी ज़्यादा थी। यहाँ की हाइट तो 12,000 फीट ही है। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो वही सारे ख़्याल हमारे मन में थे यहाँ पर। लेकिन आपको पर्यटकों के बजाय आपको दूर दूर तक आर्मी ही आर्मी नज़र आएगी। इस समय आपको पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ तनाव की स्थिति बनी हुई थी। और ये जो जगह है, शायद जितना मुझे पता है 127 किलोमीटर दूर ही है पाकिस्तान बॉर्डर से। तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा हाइट सिकनेस हो गई। जबकि ये जो जगह थी सिर्फ 12,000 कुछ फुट ही ऊपर थी, और 14,000 फीट पे जाके मुझे कोई ऐसी सिकनेस महसूस नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर इस जगह का ज़्यादा आनंद नहीं ले पाई। और जिस पहाड़ पे मैं बैठी हूँ लास्ट तक गुलमर्ग में, मैं इसी जगह पर बैठी रही। इसके आगे मेरे हस्बैंड ने ही सारा ये बर्फ़ वाली जगह यहाँ पर एक्सप्लोर की है। यहाँ पर आइस किंग हो रही थी, जिसके अलग अलग चार्जेस थे। लोग अब देख सकते हो पीछे का नज़ारा, मतलब बर्फ़ की अच्छी अच्छी चोटियाँ थी, बहुत सुंदर नज़ारा था। लेकिन शायद हमने, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था, हमारी गंडोला की राइड बुक थी, तो हमने कुछ भी खाना नहीं खाया था। शायद इस वजह से मुझे सिकनेस हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर आकर बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा था कि मतलब पता नहीं कि मतलब उतनी देर मेरे लिए बैठना भी मुश्किल हो गया था। और क्योंकि यहाँ पर ब्लैक आइस इस सीज़न में बहुत ज़्यादा थी, जिस पे फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे लगा कि शायद इतने चक्कर के बाद मुझे यहाँ जाना सही नहीं रहेगा। बाकी आप ये गुलमर्ग का नज़ारा देख सकते हो। जगह बहुत ही सुंदर थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही प्रकृति ने इसको बहुत ही सुंदरता के साथ तराशा हुआ है। अगर आप यहाँ पर विंटर सीज़न में आएंगे तो फिर शायद आपको फ़ेज़ 2 पर आने की ज़रूरत ही ना पड़े। फ़ेज़ 1 में ही आपको इससे ज़्यादा बर्फ़ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे, मैंने आपको बताया, जैसे कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़ूम करके, ये पहाड़ बहुत दूर थे, तो ये बहुत ही ज़ूम करके दिखाए गए हैं कि आप देख सकते हो इस पहाड़ को पास से। मतलब जितना हम देख पा रहे थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन दृश्यों को आप तक पहुंचा सकें। तो ये चारों ओर का नज़ारा, यहाँ पर देखिए आर्मी ही आर्मी दूर दूर तक। मतलब यहाँ तक आपको हर जगह ये आर्मी, आपको मतलब हर जगह आर्मी नज़र आएगी। आर्मी हमें इतने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी किया कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ भी नहीं जाना है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस थी। आप देख सकते हो पत्थरों के बीच में कहीं कहीं लोग हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। मतलब लोग, अगर यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोग अगर 2% थे तो 98% यहाँ पर आर्मी ही थी, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा अजीब भी था। यहाँ पर उनके बहुत सारे कैंप भी है, देखिए आप वहाँ पर कोने में वहीं पे बैठी हुई। तो इसके बाद हम आपको ले चलते हैं चश्मे शाही। तो यहाँ पर जैसे कि हमने वाटरफॉल्स देखे, तो यहाँ के थोड़ा सा हमारी उम्मीद, क्योंकि चश्मे यहाँ पर पानी की जो पूर्ति थी वो नहीं थी, और बस शाही शाही फूल यहाँ पर रह गए थे। तो हम, क्योंकि मैं यहाँ के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लाई थी, कि मुझे उम्मीद थी कि चश्मे शाही जो गार्डन है बहुत ही सुंदर मुग़ल गार्डन है, तो मेरी उम्मीद यहाँ को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा था ही नहीं, तो मैंने ड्रेस चेंज ही नहीं की। इसके बाद आप देख सकते हो, ये हमने लास्ट में कुछ कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो शूट किए हैं। और आप भी ऐसे ही कश्मीरी ड्रेस में आप यहाँ फ़ोटो शूट करवा सकते हो। ये ज्वेलरी भी मैं वहाँ से ख़रीद कर लेकर आई हूँ। तो कपल्स के लिए तो ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। लेकिन आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मतलब श्रीनगर को ही एक्सप्लोर करना हो तो लगभग आपको 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम आपको सिर्फ श्रीनगर एक्सप्लोर करने के लिए ही चाहिए। तो आप अपना उस हिसाब से तैयारी करके आना। तो आशा है आपको हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा, और आप भी ऐसी ही रील्स बनाकर अपने साथ लेकर आएंगे अपनी यादों के साथ। मतलब इनको हमने कैद करने की कोशिश किया। तो थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।